अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में से भी हम एक ग्रुप करेंगे बैसिलाई। बैसिलाई आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, बैसिलस एंथ्रासिस एंड बैसिलस सीरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद बैसिलस एंथ्रासिस। जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्राम पॉजिटिव रॉड है। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आपको पता है वो होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग जिनकी पॉजिटिव आती है, और इट इज़ कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव रॉड बिकॉज एक तो ये ग्राम पॉजिटिव रिएक्शन देता है, सेकेंडली इसकी शेप जो है वो रॉड शेप्ड होती है। रेक्टेंगुलर रॉड शेप बैक्टीरियम होता है जिसके एंड जो है वो स्क्वायर होते हैं। ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, एक से दूसरी जगह खुद से मूव नहीं करता, एंड इट इज़ अ फैकल्टेटिव एनारोब। और इसको ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, द बेस्ट टेम्परेचर जो इसकी ग्रोथ के लिए है, दैट इज़ 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस। इसकी एक स्पेशल बात यह है कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स की क्वालिटी ये होती है कि दे कैन रिमेन इनएक्टिव फॉर ईयर्स। कई कई साल जो है सॉइल में या और किसी भी सरफेस पे इनएक्टिव होकर पड़े रहते हैं, बट वंस दे गेन एंट्री इनटू द होस्ट वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। और स्पोर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं, जैसे हीट है, ड्राइंग है, या इवन डिसइंफेक्टेंट्स भी है। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्पोर्स। और स्पोर्स कैन गेन entry into the human body through a wound into the skin or through the inhalational way. Now we'll discuss कि जो डिजीज़ है एंथ्रासिस की वो ट्रांसमिट कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो बैसिलस एंथ्रासिस है, ये जो डिजीज़ कराता है उसका नाम है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स सिर्फ इंसानों की बीमारी नहीं है, ये कैटल जानवर यानी कि भेड़ बकरियां और ह्यूमंस दोनों में डिजीज़ करा सकता है। इन्फेक्शन जो है स्पोर्स के थ्रू इसका फैलता है। स्पोर्स जो है एनिमल से इंसानों में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू रेस्पिरेशन या फिर किसी स्किन वूंड के ज़रिए। अगर तो स्किन वूंड के ज़रिए से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है तो वो क्यूटेनियस स्किन का इन्फेक्शन कराएगा। अगर वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है तो वो पल्मनरी लंग्स का इन्फेक्शन कराएगा। और अगर वो इन्फेक्शन उस इन्फेक्टेड जानवर भेड़ या बकरी का रॉ मीट खाने से ट्रांसमिट हुआ है तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ कराएगा। मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी डिजीज़ किन फैक्टर्स की वजह से फैलाता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स कॉज करती हैं, उनको हम वायरुलेंस फैक्टर्स भी कहते हैं। सो बैसिलस एंथ्रासिस की अगर हम बात करें तो इसके दो पर्टिकुलर वायरुलेंस फैक्टर्स हैं। वन इज़ द कैप्सूल and others are exotoxins. Talking about the bacterial capsule, it is made up of D-glutamate और it act as a protective layer. प्रोटेक्टिव लेयर से मुराद ये कि एंटी फेगोसिटिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी। ये जो है बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है अगेंस्ट मैनी एंटीबॉडीज़ या सिवियर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। उसको फेगोसाइज उसको उसकी डेथ होने से बचाता है। सो दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। और देन देर आर 3 exotoxins in this bacteria. फर्स्ट इज एडिमा फैक्टर जो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देन इज लीथल टॉक्सिन which is responsible for the necrosis of the tissues.
एंड देन इज़ प्रोटेक्टिव एंटीजन। प्रोटेक्टिव एंटीजन का काम ये है कि ये दोनों जो पहले हमने एक्सोटॉक्सिन्स पढ़े हैं यानी कि एडीमा फैक्टर और लीथल टॉक्सिन, उन दोनों की एंट्री को आसान बनाता है इनटू द होस्ट। अगर प्रोटेक्टिव एंटीजन ना हो तो एडीमा फैक्टर और लीथल टॉक्सिन भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो होस्ट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। वो होस्ट के अंदर एंटर होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन। सो दीज आर द थ्री एक्सोटॉक्सिन। ये सारे हम इन तीनों एक्सोटॉक्सिन्स को मिला के एंथ्रेक्स टॉक्सिन का नाम देते हैं, क्योंकि ये एंथ्रेक्स डिजीज़ कराता है तो हम इसको एंथ्रेक्स टॉक्सिन का नाम देते हैं। मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिजीज़, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तीन टाइप्स की डिजीज़ कराता है, क्यूटेनियस डिजीज़, पल्मोनरी डिजीज़ और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़। तो जाहिर है इन तीनों के साइंस एंड सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे, तीनों सिस्टम्स के स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with cutaneous anthrax. In cutaneous anthrax, the bacteria enters through a wound in the skin or other parts of the skin. जब भी स्किन पे कोई चोट लगती है, स्किन ब्रीच होती है और स्किन कम्स इन कांटेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, spores of that microorganism, so this microorganism will enter into the human body through that wound. Most of the time, more than 95% इन ऑफ द केसेस जो है वो हमारे पास क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के होते हैं। इन क्यूटेनियस इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? एक पेनलेस अल्सर बनता है विद ब्लैक क्रस्ट, और जब डिजीज़ प्रोग्रेस होती है तो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड्स द नियरेस्ट लिम्फ नोड्स एंड देन एंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन। और अगर हम इसको ट्रीट ना करें, अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो ये सेप्टिसीमिया कॉज करा सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सेप्टिसीमिया से मुराद, आप जैसा कि आपको पता है, सेप्टिसीमिया से मुराद है कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इनटू द ब्लड। अभी हमने यहाँ पे बात की कि लिम्फ नोड से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, जब ब्लड के अंदर आ जाएगा तो दैट मीन्स सेप्टिक, इसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। और ब्लड के अंदर आने का मतलब है जैसा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ये बैक्टीरिया भी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। सेकेंड टाइप इज़ पल्मोनरी एंथ्रेक्स। पल्मोनरी एंथ्रेक्स रेयर है लेकिन बहुत हाई मोर्टेलिटी है इसकी। मतलब ये कि वैसे रेयर है लेकिन अगर ये हो जाए किसी को तो बचना मुश्किल है उसका। जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है एंथ्रेक्स का, उसके शुरू में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ड्राई कॉफ वगैरह होगी। फिर जब ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो नमूनिया लाइक पैटर्न आता है हमारे पास एक्सरे पे, and the disease quickly progresses into hemorrhagic mediastinitis, bloody pleural effusion, and again it causes septic shock. Most of the time, pulmonary infection results into death of the patient. And the third type is gastrointestinal anthrax. पहले भी हमने जिक्र किया कि ये रॉ मीट खाने से होता है, जब स्पोर्स जो हैं वो उस इन्फेक्टेड एनिमल के मीट में हों और आप उन स्पोर्स को इंजेस्ट कर लें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स होगा। माउथ और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये लीजन कराता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और ब्लडी डायरिया होता है। ये यूजुअली क्यूटेनियस एंथ्रेक्स या पल्मोनरी एंथ्रेक्स जितना सवेयर नहीं होता। नाउ अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? लेबॉर्टरी में कौन से टेस्ट हैं जो हमारी हेल्प करेंगे एंथ्रेक्स को डायग्नोज करने में? सबसे पहले सबसे सिंपल टेस्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें नज़र आएंगे। उसके बाद हम जब ब्लड कल्चर करते हैं तो ब्लड कल्चर पे हम देखेंगे कि हमें बैसिलस एंथ्रेक्स की कॉलोनीज़ बनी हुई नज़र आएंगी कल्चर प्लेट पे। उसके बाद हम स्पेसिफिक जो हमारे पास सिस्टम्स में डिजीज़ हुई हुई है, हम उन स्पेसिफिक सिस्टम से सैंपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर स्किन पे कोई लीजन बना हुआ है तो हम उसका सैंपल लेंगे, वहाँ से हम पस को जो है
कलेक्ट करके उसको हम एग्ज़ामिन करेंगे, या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस का एग्जांपल का हम स्पेसिमेन को एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगा पल्मोनरी एंथ्रेक्स है। चेस्ट एक्सरे पे भी हमें निमोनिया लाइक पैटर्न नज़र आएगा। सो हम हर सिस्टम के स्पेसिफिक सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लास्टली पीसीआर और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी, ये दो टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये रैपिड डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ हैं हमारे पास। अगर आपको क्विकली डायग्नोज करना हो एमरजेंसी सिचुएशन में तो आप पीसीआर या डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, ये आपको क्विक रिजल्ट्स दे देंगे। और इसके लिए जो हम कल्चर प्लेट यूज़ करते हैं वो ब्लड एगर यूज़ करते हैं, और पहले भी हमने जिक्र किया था कि 35 टू 37 डिग्रीज़ जो है वो हमारे पास इसको कल्चर पे ग्रो करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वंस अगेन जो है हम तीनों सिस्टम्स के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जो इसके लिए एंटीबायोटिक है, ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स। लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी है, एरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। जब लेकिन पल्मोनरी एंथ्रेक्स जो है उसमें हमें थोड़ा एहतियात से काम लेना पड़ता है, उसमें हमें मल्टी ड्रग थेरेपी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो उसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफेम्पिसिन और वैंकोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़, हम कैसे इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन भी बनी हुई है। एंथ्रेक्स की वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। हम वैक्सीनेशन यूज़ करके इससे बच सकते हैं। सेकेंडली अर्ली डिटेक्शन, अगर हमें जल्दी साइंस एंड सिम्टम्स को हम कैच कर लें तो हम उसको टाइमली ट्रीट कर सकते हैं, हम मोर्टेलिटी को, डेथ को कम कर सकते हैं। हम अपने एयर को फ़िल्टर कर सकते हैं। एयर फिल्टर का काम ये होता है कि वो जो आप एयर जो इनहेल कर रहे हैं वो उसको फ़िल्टर करती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म और डस्ट पार्टिकल्स और जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो फ़िल्टर करके आपको साफ़ एयर देगी इनहेल करने के लिए। सेकेंडली पेट्स जो हैं वो भी इसका एक सोर्स है। जानवर, जैसा हमने पहले बताया, जानवर इसका एक सोर्स हैं। तो हम अगर किसी के घर में पेट्स हैं तो वो एहतियात करें, उन पेट्स की सफाई का ख्याल रखें। एंड डिकंटेमिनेशन ऑफ एक्सपोज्ड एरिया, जहाँ पे जानवर होते हैं, जहाँ पे जैसे फार्म हाउसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर होंगे, भेड़ बकरियाँ होंगी, घोड़े होंगे, तो वहाँ की सॉइल को जो है हमें ख्याल रखना होगा कि हम उसको डिकंटेमिनेट करें। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ बैसिलस सीरियस। इसी फैमिली का ऑर्गेनिज्म है बैसिलस सीरियस। ये भी ग्राम पॉजिटिव रॉड है, बिल्कुल इसके भी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, फैकल्टेटिव एनारोब्स है। जनरल प्रॉपर्टीज़ इसकी वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, इसलिए हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। हम जाएंगे इसके ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन इसकी भी मोर और लेस वैसी ही है। इसके ये भी स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स जो हैं वो सॉइल में ग्रेन्स पे सरवाइव करते रहते हैं सालों तक। इसकी स्पोर्स जो है स्पेशली राइस में सरवाइव करते हैं, और राइस को हम माइल्ड अगर हल्का सा फ्राई करेंगे या हल्की सी हीट देंगे तो उसके स्पोर्स जो है वो उससे डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब हम राइस को रीहीट करते हैं, यानी कि राइस को हम दोबारा हीट करेंगे, तो इसके स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो रीहीटेड राइस खाने से डिजीज़ जो है कॉज होती है। इसकी पैथोजेनेसिस भी 2 एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। एक का काम है कि वो साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करे, और दूसरा सुपर एंटीजन है। सुपर एंटीजन अगर आपको याद हो बच्चों, तो आपने पहले जब स्टेफिलोकोकाई पढ़े थे, स्टेफिलोकोकस भी सुपर एंटीजन बनाता है। इसका सुपर एंटीजन भी उस जैसा ही है, वही उसी तरह का मोड ऑफ एक्शन होगा इसका भी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह की डिजीज़ कराता है, 2 तरह के सिंड्रोम कराता है।
जो डिपेंड करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। एक का इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, तकरीबन 4 से 6 घंटे। उसमें डिजीज़ सिम्टम्स जो है सिर्फ नोज़िया और वॉमिटिंग होगी। वो माइल्ड डिजीज़ कराएगा, नोज़िया और वॉमिटिंग होगी अगर इंक्यूबेशन पीरियड छोटा है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है, यानी कि 18 से 20 घंटे तक जा सकता है, सो इफ़ द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ लॉन्ग इनफ, तो उसमें डिज़ीज़ जो है हमारे पास वो वाटरी डायरिया और नॉन ब्लडी डायरिया कराएगा। नोज़िया वॉमिटिंग उसमें भी होगा, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ कराता है, फूड पॉइजनिंग कराता है, तो नोज़िया वॉमिटिंग उसमें भी, और साथ वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया कराएगा। लैब डायग्नोसिस हमें यूजली इसका नहीं ज़रूरत पड़ती, क्योंकि फूड पॉइजनिंग माइल्ड सी डिज़ीज़ होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद से रिजॉल्व हो जाती है। सो हम उसको अननेसेसरी बर्डन पड़ता है लैब के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। सो हम यूजली लैब डायग्नोसिस इसका नहीं करते, क्लिनिकल डायग्नोसिस ही करते हैं हम इसका। ट्रीटमेंट में भी यूजुअली हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें अगर डायरिया है तो हम फ्लूइड्स दे देंगे, नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए हम एंटीएमेटिक्स दे देंगे। सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट से सफिशिएंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट वॉज ऑल फॉर योर टुडेज़ लेक्चर बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर सुनने के बाद अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।